नमस्कार, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल इको साइंस में। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट नंबर 2। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा और हम लोगों ने एस फेज के बारे में समझा। इस वाले पार्ट में हम लोगों को एम फेज के बारे में समझना है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद आपने करना है कि एनसीईआरटी की रीडिंग और क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा। तो अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो एम फेज इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल इन्वॉल्विंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग अभी वेरियस फेज पढ़ेंगे सेल साइकिल्स में, देखेंगे कुछ चीज़ें डिसअपीयर हो रही है, वो वापस आ जा रही है। और अभी बता दूं आपको कि क्रोमोसोम नंबर जैसे हुआ वो क्या होता है, पेरेंट्स में और डॉटर में बराबर रहता है, लेकिन ये सारे फेज में देखोगे बहुत उथल पुथल होती है, इस वजह से इसको ड्रामेटिक फेज करते हैं। दूसरा, दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होगा पेरेंट्स में और प्रोजेनी में वो इक्वल होता है। क्या बोला कि जो क्रोमोसोम नंबर इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी आर सेम। तो जो क्रोमोसोम नंबर होता है पेरेंट्स और प्रोजेनी में वो सेम होता है, इसलिए से इक्वेशनल डिवीजन करते हैं। वही मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन करते हैं क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम नंबर घट जाता है। ठीक है। तीसरी बात कि एनिमल्स में जो आपका माइटोटिस होता है वो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है। एक्सेप्शन होता है वो है मेल हनी बी, एक्सेप्ट मेल हनी बी। मेल हनी बी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन यहाँ भी माइटोसिस देखने को मिलेगा, हम लोग जेनेटिक्स में समझेंगे इसको। तो एक एक्सेप्शन होता है मेल हनी बी का। ठीक है। अगला, प्लांट्स में जो है वो बहुत डिप्लॉयड और हैप्लॉइड सेल्स में आपको माइटोसिस देखने को मिलता है। अगला, दिस इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस। जो एम फेज होता है वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, तो क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है इन सारों फेजों का, लेकिन समझने के लिए हम लोग बना लेते हैं कि ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, एनाफेज है, ये टीलोफेज है। यही बातें सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये वाला पॉइंट कि दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। अब आगे अब देख लो कि हम लोगों ने पिछले बार पढ़ाया था कि जो एम फेज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियर और काइनेसिस मतलब होता है टूटना। तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसमें आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है। ये चार फेज हम लोग को समझना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोफेज से। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एम फेज के अंदर अपना पहला, वो है प्रोफेज। तो प्रोफेज क्या है? दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय एस एंड G2 फेज। ठीक है। तो रखने वाली चीज है ये थी कि एम फेज का ही पहला और एस और G2 के बाद हमारा प्रोफेज आता है। देखो अब मजा आएगा समझने में। क्या है, अब हम लोगों ने एस फेज में क्या समझा था, अगर थोड़ा सा रिवीजन कर ले हम लोग। एस फेज हम लोगों ने क्या समझा था, वहां पे हुआ था डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन। एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन हुआ था। दो बातें हम लोगों ने समझी थी एस फेज के दौरान। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेट किया वो बहुत ही ज्यादा इंटरविंड था। इंटरविंड मतलब बहुत ही उलझा हुआ स्ट्रक्चर था इस टाइप में। ठीक है, वो कंडेंस नहीं था, अब बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ स्ट्रक्चर था। तो अब ये करना है, अब इसको हमें कंडेंस करना है। क्या करना है? कंडेंस करना है। कंडेंस करने का मतलब क्या होगा, थोड़ा खोलना है। अब कि बहुत ही उलझा हुआ स्ट्रक्चर है तो अब थोड़ा इसको खोलना स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोफेज के दौरान। तो इस इवेंट में सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है, फर्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है। देखिए ये सारों में दो से तीन ही इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग को समझनी है, अगर वो आप समझ लोगे तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या था, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन करना, या जो यहाँ पे डीएनए था उसको कंडेंस करेंगे हम लोग। ठीक है। दूसरा क्या होता है इसके दौरान, ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें जो डीएनए था वो बहुत ही इंटरविंड था। क्या था डीएनए यहाँ पे? इंटरविंड था। ठीक है। अब इसको कंडेंस करेंगे ताकि हमें माइटोटिक क्रोमोसोम देखने को मिले, क्योंकि अब यहाँ सेल डिवाइड करेगा, तो सेल जब डिवाइड करेगा तो वहां पे हमें क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ क्या होती है कि सेंट्रोसोम भी तो डुप्लीकेट किया है, तो जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट किया है उसको अपोजिट पोल तक लाना। जैसे मैं आपको बताऊं डायग्राम के थ्रू कि अगर यहाँ पे होगा सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियल हो गए, तो अब ये जो सेंट्रोसोम होगा या सेंट्रियल होगा ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात दूसरी कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग एस फेज, स्टार्ट मूविंग
start moving towards opposite pole। अच्छा, अब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव ही क्यों करेंगे, आगे हम लोग समझेंगे क्यों मूव करते हैं ये, तब आपको समझ में आएगा सेंट्रोसोम डुप्लीकेट ही क्यों किए। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अभी क्या याद रखना आपको कि क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन करना है ताकि हमें प्रॉपर क्रोमोसोम देखने को मिले। दूसरा क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट किया था एस फेज के दौरान, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। दो बातें होगी यहाँ पे। तीसरी बात क्या होगा कि जो सेंट्रोसोम है ना, जो ये सेंट्रोसोम है वो रेडिएट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल जिसका नाम होता है एस्टर। क्या कहते हैं इसको, एस्टर। क्या कहोगे, सेंट्रोसोम रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टर। अच्छा, एस्टर along with स्पिंडल फाइबर, एस्टर along with स्पिंडल फाइबर क्या कहा जाता है, माइटोटिक अपैरेटस, माइटोटिक अपैरेटस कहा जाता है। ठीक है, 2 से 3 बातें इंपॉर्टेंट क्या होगी इसके अंदर। सबसे पहले क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन, बार बार बता रहा हूं, समझ जाओ, यही पे याद हो जाएगा। क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होना, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेट किया बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ था, उसको सीधा करेंगे हम लोग, खोलेंगे उसकी स्ट्रक्चर को ताकि क्रोमोसोम दिखे। पहला बात, सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट किया एस फेज के दौरान, अब उसको क्या करना है, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। और ये सेंट्रोसोम है, ये माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर निकालेगा और उसके बाद एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर माइटोटिक अपैरेटस का फॉर्मेशन कर देंगे। देखो अब ये भी देख लो, अब एक आप ये डायग्राम देखो, अब वहां देखो। तो अगर आप वो देखोगे भी प्रोफेस का ही डायग्राम है, उसके दौरान क्या होगा, ये जो इतने उलझे हुए स्ट्रक्चर है अब देखो थोड़े खुलने स्टार्ट हो गए, तो कंडेंस हुआ ना स्ट्रक्चर। दूसरी बात अब क्या होता है, जब आप लेट प्रोफेस, ये हो गया, जो आप लेट प्रोफेस के दौरान समझेंगे बातों को, तो लेट प्रोफेस में क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर एनवलप है, गोल्गी बॉडीज है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिसअपियर कर जाएंगे। क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिसअपियर। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, टूटना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर इन्वलप है, देखो ये न्यूक्लियर इन्वलप ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर दिया है। जब ये टूटना स्टार्ट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो, आप ये भी क्यों देखो, एक यहाँ पे आप क्रोमोसोम देखो और यहाँ पे क्रोमोसोम देखो। प्रोसेस के दौरान ही कितना ज्यादा कंडेंस स्टार्ट हो गया। जैसा कि यहाँ पे इस टाइप के स्ट्रक्चर था, यहाँ से ऐसे कंडेंस करें, कंडेंस करने के बाद कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब है मेटाफेज में जो हमारा अगला फेज आएगा उसमें प्रॉपर डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियर इन्वलप डिसइंटीग्रेट हो रहा तो इसके जो फायदा क्या है, क्यों ही डिसइंटीग्रेट किया ये, क्योंकि अब इसके बाहर तो साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब ये क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात हुई प्रोफेज में, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना, क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन, ताकि आपको प्रॉपर माइटोटिक क्रोमोसोम देखने को मिले। दूसरा क्या होता है, जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट किया था एस फेज के दौरान, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है इसके अंदर कि सेंट्रोसोम रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर, और एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर माइटोटिक अपैरेटस का फॉर्मेशन। और लेट प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डिसइंटीग्रेट्स कर जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा अगला फेज, वो है मेटाफेज। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा फेज, वो है मेटाफेज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, प्रोफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होना, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या होता है, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो क्या होता है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसइंटीग्रेट कर गया तो मेटाफेज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम आपके साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर गया। दूसरी बात क्या हुआ कि इसी फेज के दौरान आपको डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम देखने को मिला। क्या हुआ, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम इज विजिबल। यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि मेटाफेज इज द स्टेज वेयर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड अंडर द माइक्रोस्कोप। क्या बोला, दिस इज द स्टेज। और एक बात कि आप समरी तक रुक जाओ, आपको क्या क्या इसमें याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट, वो सारी बातें वहां पे एक साथ लिखवा दूंगा तो एकदम आसान हो जाएगा। तो दिस इज द स्टेज वेयर morphology of chromosome is best studied
यहीं पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम जो है वो आपको बेस्ट अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या होता है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बताया, क्या बताया था आपको कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसके पास क्या होते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर से ना सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं, और उसी के साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, सब लोग क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। ये नहीं बताया था, देखो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, तो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कैसे जुड़ते हैं, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कैसे जुड़ते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, और उसी के साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर होते हैं। अच्छा, अब काइनेटोकोर क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा। क्या होगा यहीं पे कि काइनेटोकोर, या कहोगे स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा। आप इस डायग्राम में देखो, ये जो स्पिंडल फाइबर है, देखो ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर है। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से अटैच होगा, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज होता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट बात क्या हो मेटाफेज में, कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। ठीक, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, मॉर्फोलॉजी आप अच्छे से देख सकते हो, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात या तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर कहा जाए इसके अंदर, वो क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटर के अलोंग अपने को लाइन अप कर लेंगे। आ जाओ, एक लाइन में सारे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो एक लाइन में सारे खड़े हो जाएंगे, और जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट होगा उसे मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। क्या बोला मैंने आपको कि अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, तो ये जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है इसे कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट। तो पहले क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच कर गए सिस्टर क्रोमेटिड के, अब क्रोमोसोम एक इक्वेटर के लॉन्ग अपने आप को लाइन अप कर दिए, और उस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को क्या कहा गया, मेटाफेजिक प्लेट। तो तीसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात होगी कि क्रोमोसोम लिखते भी रहेंगे साथ साथ में, अलाइन देमसेल्व्स अलोंग इक्वेटर के अलाउंग अपने आप को अलाइन कर लेंगे, और वो जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट उसे कहते हैं। आई बात समझ में, क्या इसमें दो इंपॉर्टेंट बात हुई। सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात हुई कि क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरीके से डिस्टिंक्ट क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आपको दिखा। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर जो है वो अटैच हो गया सिस्टर क्रोमेटिड का, और इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, क्रोमोसोम जो है सारे क्रोमोसोम वो लाइन करेंगे इक्वेटर के लॉन्ग में, और वो जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट होगा उसे मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे या इक्वेटोरियल प्लेट कहेंगे। अब क्या करना आगे, अब हम लोग को ये जो सेंट्रोमियर है, देखो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ये पे देख लो, ये जो हमारा सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है ना, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े हैं, इसी सिस्टर क्रोमेटिड के सेंट्रोमियर को तोड़ देंगे, तब स्टार्ट हो जाएगा एनाफेज हमारा। तो अगला स्टेज स्टार्ट करते हैं वो है एनाफेज। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला फेज, एनाफेज। तो मेटाफेज के दौरान हम लोगों ने क्या देखा था कि क्रोमोसोम जो है वो अलाइन कर देंगे अलॉन्ग द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, जिसे क्या करते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल प्लेन या मेटाफेजिक प्लेट। अच्छा, मेटाफेज के दौरान ही आपको एक समस्या तो क्लियर हो गया होगा कि जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट ही क्यों किया, और डुप्लीकेट किया भी तो क्यों अपोजिट पोल तक आ गया, क्यों अपोजिट पोल आया, ताकि जो सिस्टर क्रोमेटिड जो है उससे अटैच किया जा सके स्पिंडल फाइबर को निकाल कर। और मेटाफेज में क्या इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं कि जो अगर एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड, आप समझ गए, तो अगर एक क्रोमेटिड एक पोल से स्पिंडल फाइबर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, तो दूसरा वाला क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच होगा। मतलब दोनों क्रोमेटिड अपोजिट पोल से, मतलब एक ही पोल से नहीं कनेक्टेड होंगे, अपोजिट पोल से कनेक्टेड होंगे। आप डायग्राम में देख भी रहोगे, इसलिए वहां नहीं बताया। अब क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये स्प्लिट कर जाएगा, जो आपका सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाएगा, इसका मतलब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट्स। अच्छा, तो क्या होगा फिर, अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कर ही जाएगा अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया तो। ठीक है, आप बात समझो, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, और ये हमारा सिस्टर क्रोमेटिड है, तो अगर अब यहां से सेंट्रोमियर जो अगर स्प्लिट कर गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड क्या कर जाएगा, सेपरेट कर जाएगा। अच्छा,
अब हम लोग क्या करते हैं, जो अब ये एक क्रोमेटिड है उसे अब क्रोमोसोम माने जाने लगा। मतलब अब इस क्रोमेटिड को हम लोग एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम कह रहे हैं, और इसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर पर सेल क्या कर जाएगा, डबल कर जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको कि सिस्टर क्रोमेटिड या जो क्रोमेटिड था उसे हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे, डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर पर सेल, क्रोमोसोम नंबर पर सेल वो क्या कर जाएगा, डबल कर जाएगा। समझ रहे हो नहीं बात को? देखो जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गया, तो इसका मतलब जो तुम्हारा सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट कर गया। अब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट किया, मतलब देखो कि सेंट्रोमियर स्प्लिट किया, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट किया, अब एक इंडिविजुअल क्रोमेटिड को हम लोग डॉटर क्रोमोसोम कहना स्टार्ट कर दिया। डॉटर क्रोमोसोम कहना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा कहानी तो एक सेल के अंदर ही चल रहा है। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर पर सेल डबल हो गया। ये समझ रहे हो ना, क्रोमोसोम नंबर डबल सेल क्यों हो गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटिड को हम लोग क्रोमोसोम कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डॉटर क्रोमोसोम। अच्छा अब क्या होगा आगे कि ये जो डॉटर क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, ये इधर मूव करेंगे और ये इधर मूव करेंगे, तो ये इस टाइप का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये कब का बात होगी, जब सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया और डॉटर क्रोमोसोम बनकर वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गया। ठीक है, अब होता क्या है कि जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ देखता है, लीड करता है, इस वजह से लीडिंग आर्म बनाता है और क्रोमोसोम जो है वो ट्रेलिंग आर्म का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो एनाफेज में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कर गए। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी आसान सी बात है। अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट किया, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो गए, और सिस्टर क्रोमेटिड को हम लोग इंडिविजुअल डॉटर क्रोमोसोम कह रहे हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर पर सेल क्या हो जाएगा, डबल कर जाएगा। और ये जो क्रोमोसोम हुआ, ठीक है, अब क्या ये सिस्टर क्रोमेटिड ही और ये सिस्टर क्रोमेटिड दोनों एक क्रोमोसोम कहा जाने लगा। तो अब क्या होगा, ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट होगा हमारा अगला फेज, वो है टीलोफेज। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट फेज या फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, वो है टीलोफेज। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने एनाफेज में क्या समझा था कि सेंट्रोमियर हमारा स्प्लिट कर दिया था, सिस्टर क्रोमेटिड को हम लोगों ने डॉटर क्रोमोसोम का मतलब क्रोमोसोम नंबर पर सेल डबल हो गए, वो क्या कर जाएंगे, अब अपोजिट पोल की तरफ मूव कर देंगे। अच्छा अब क्या होता है, जब वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे तो टीलोफेज के मार्किंग में क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम जो हो जाएगा वो डीकंडेंस कर जाएगा। क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देगा, खो देगा और डीकंडेंस हो जाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पहला ये तो पहला फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम रिज्ड एट, पूरी बात लिखते हैं अपन, रिज्ड एट अपोजिट पोल डीकंडेंस्ड एंड लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब अब फिर आपको क्रोमेटिन मेटेरियल देखना स्टार्ट कर जाएगा, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। जैसे हम लोगों ने प्रोफेज में देखा था ना कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, टीलोफेज में वापस से डीकंडेंस कर जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रॉपर क्रोमोसोम आपको नहीं दिखेगा। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई इसमें। दूसरी बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो प्रोफेज, लेट प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर इन्वेलप ये सारी चीजें थी वो डिसअपियर कर जाएगी, वो वापस आ जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप। अच्छा भी बात समझो, अगर न्यूक्लियर इन्वेलप भी आ गया, इसका मतलब डॉटर न्यूक्लियाई भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप, गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिफॉर्म, ये वापस से बन जाएंगे, आपको दिख जाएंगे स्ट्रक्चर। इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई दिखना स्टार्ट हो जाएगा। डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब क्या भाई, अगर न्यूक्लियर इन्वेलप आ गया तो डॉटर न्यूक्लियाई दिखेगी आपको। अच्छा अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ रहे हैं, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ रहे हैं। फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा अगला फेज, वो है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस को हम लोग इस लेक्चर में नहीं करेंगे, हम लोग अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अभी हम लोग इसका समरी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं समरी पोर्शन को। तो जितना कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें एक तरफ है। चलो एक जल्दी से ग्रेडिंग मार लेते हैं।
ठीक है। सबसे पहले प्रोफेज में क्या था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा और माइक्रोट्यूब्यूल निकालेगा एस्टर, एस्टर अलोंग विद स्पिंडल फाइबर कॉल्ड माइटोटिक अपैरेटस और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसिपेयर। इतनी बात आपको याद रखनी थी लेट प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या था कि स्पिंडल फाइबर अब क्या क्रोमोसोम प्रॉपर दिखना स्टार्ट कर गया। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे आपको विजिबल है, एक पॉइंट और यहाँ लिख लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड, ठीक है, ताकि बातें पूरी हो जाए यहीं पे आपको, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच किया था क्योंकि मॉर्फोलॉजी प्रॉपर डिस्टिंक्ट क्रोमोसोमल आपको स्ट्रक्चर आपको दिखना स्टार्ट हो गया था। फिर क्रोमोसोम अलाइन कर लेंगे अलोंग द इक्वेटर और प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को क्या कहते हैं हम लोगों ने, मेटाफेज प्लेट। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। एनाफेज में क्या था कि सेंटर में स्प्लिट हो गया और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट करके वही सिस्टर क्रोमेटिड को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम नंबर पर सेल डबल कर जाएंगे और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टीलोफेज या फाइनल स्टेप होगा। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ गए, जो डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ गए वो डीकंडेंस करके अपनी डिस्क्रीट आइडेंटिटी को लॉस कर दे, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारी चीजें वापस आ गया। अगर न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियस फिर से वापस आ गया तो डॉटर न्यूक्लियाई बन गया और हम लोग का क्रोमोसोम नंबर पर सेल डबल, मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर हो जाएगा। फिर स्टार्ट हो जाता हमारा साइटोकाइनेसिस। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सारा काम इसी दौरान खत्म हो जाएगा। देख लीजिए इसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। अच्छे क्या आसानी क्वेश्चन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तो रिसेंट क्वेश्चन है, शायद 25 का ही है, कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो पहला है टू रिपेयर डैमेज डीएनए, ना, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू सेपरेट क्रोमोसोम, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, टू सेपरेट क्रोमोसोम। आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि क्या था कि मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर जो था वो काइनेटोकोर से अटैच हो रहा था, तो एनाफेज में सेपरेट भी तो हो रहा था। तो सेपरेट कैसे होगा, स्पिंडल फाइबर की लेंथ कम होगी, ठीक है, टू सेपरेट क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर का समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, कब अटैच हो रहा था स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से, कब अटैच कर रहा था, किस फेज के दौरान, मेटाफेज के दौरान। तो आंसर देखो कौन सा, प्रोफेज एनाफेज, ये हो गया मेटाफेज। समझे ना कि जो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर है वो मेटाफेज में ही ना काइनेटोकोर से अटैच हो रहा था, क्योंकि मेटाफेज में आपको डिस्टिंक्ट क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर दिख रहा था, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजी हम लोग देख पा रहे थे, ठीक है। तो 2 आसान क्वेश्चन हो गए, एक ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि ध्यान सुनना, डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब होता क्या है, हड़बड़ी में लोग इतना ही पढ़ लेते हैं और इतना पढ़ के अपने आप पहले बना लेते हैं कि क्रोमोसोम की डबलिंग हो रही है, इसका आंसर होगा एनाफेज। लेकिन वो पहले ही गलत हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देखो क्या, डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। खेल यहाँ पे है, डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम से पहली भूमिका बन जाती है, परसेप्शन क्या बना लेते हैं लोग कि इसका आंसर एनाफेज होगी, एनाफेज में ही क्रोमोसोम नंबर पर सेल डबल कर जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा कि कब अचीव होता है, बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर, किसके बाद, किस फेज के बाद। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अब बात समझो, एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहा था, डबल कर जा रहा था, ये एनाफेज में। लेकिन पूछा किस फेज के बाद डबल करेगा, इसके पहले कौन सा फेज होगा, वो होगा मेटाफेज। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, मेटाफेज। आई बात समझ ना, क्वेश्चन तो क्या फिर से पढ़ रहा हूं, डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। तो क्या होगा इसका आंसर, मेटाफेज, ठीक है। अगर इतना ही कोई क्वेश्चन पूछता है कि डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑकर इन विच फेज, तब आपका आंसर होता है एनाफेज, ठीक है। कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में साइटोकाइनेसिस और मियोसिस के बारे में अच्छे समझेंगे। और याद रखना कि साइटोकाइनेसिस के बाद जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है माइटोसिस, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।